मुद्दा उठता है कि उनको एक स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश 2024 में, जहां आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे आज की अगर बात की जाए जो मतदान है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त ये सी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। लोकतंत्र का ये पर्व है जहां पर तमाम आमो खास इस वक्त निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, और ये बेहद सकारात्मक तस्वीरें, सुखद तस्वीरें। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट डालने के लिए आई हैं। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें इनमें आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो वोट डालने पहुंची हैं, और पूरी जो प्रक्रिया रहती है बूथ के अंदर, उस प्रक्रिया को आगे उसके ज़रिए आगे बढ़ती हुई अपना वोट डालने के लिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही कि बड़ा संदेश हर उस नागरिक के लिए जो कि आज के इस छठे चरण में मतदाता है कि क्यों हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक वोट जो है वो काफ़ी मायने रखता है, और उसी संदेश को या जो तमाम नागरिक हैं उनको प्रेरित करती हुई फिलहाल यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल, नई दिल्ली से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के लिए, हमारे देश का गौरव है, लगातार हमें प्रेरित करती हैं। इनका जीवन, जो इनका कार्य रहा है, और हर एक वोट बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, और ये तस्वीरें यही साबित करती हैं कि ना सिर्फ अपने अधिकार की बात करें बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने घर से निकलें और वोट करें। जी बिल्कुल, खास तौर से तमाम जो अधिकार हैं उनको हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारा मताधिकार है उसको हमें जानना चाहिए। अब हमारे जो दर्शक हैं, यानी आपको अब थोड़ा ग्राफिक के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे जया कि कितनी सीटें हैं और किस तरीके से उन पे जो अलग अलग उम्मीदवार हैं और कैसे मतदान प्रतिशत नजर आएगा। ये आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं, वो आंकड़ों पे आपको दिखाएंगे हमारी विशेष पेशकश। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना। इन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अभी मतदान किया और उसके बाद यहाँ दिखाते हुए जो वोटिंग मार्क है उसको आई एम अ प्राउड वोटर, स्याही लगी ये उंगली दिखाते हुए सभी को। और आज तमाम वो लोग, हमारे युवा वोटर्स, हर उम्र के वो वोटर्स जो आज निकल रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, वो स्याही लगी उस उंगली को दिखा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं सभी को। आज दिल्ली के 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मेरे को भी आज वोट करना है मुकुल, तो बिल्कुल लगातार हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और तमाम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश 2024, जहां अब आपको हम बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक के जरिए से कि ये जो छठा चरण है इसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, जहां की 14 सीटों पर जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। जो यहाँ अम्बेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, इसके अलावा
श्रावस्ती की हम बात करें, संत कबीरनगर की बात करें, ये वो तमाम सीटें जो है जिन पर लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे। आजमगढ़, ये तमाम वो सीटें हैं जो काफ़ी सभी की निगाहें हैं, काफ़ी हॉट सीट है। रोचक मुकाबला यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हम देख रहे हैं। सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का पक्ष विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं हमने देखी हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की जो 10 सीट हैं उस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा पे भी इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक है यहाँ पर, और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उस तरह से सियासी पारा भी लगातार बढ़ता हुआ, और हम देख रहे हैं इसके बावजूद हमने सुबह से आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे कतारें लगी हुई हैं वोटर्स की। और बिल्कुल इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है। इसमें भी कई ऐसी दिलचस्प सीटें हैं जिस पर कई लोगों की निगाह है कि आखिर यहाँ पर जो मतदान है वो किस तरीके से होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल जो है उसके साथ साथ चुनाव के साथ जो हिंसा है वो जुड़ी रही है अब से पहले भी, लेकिन देखना ये कैसे शांतिपूर्ण मतदान हो पाता है। जबकि बिहार की भी 8 सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। गोपालगंज की हम बात करें, महाराजगंज की बात की जाए, सिवान, वैशाली, ये तमाम वो सीटें हैं आज जिन पर आज जो मतदान है वो चल रहा है। बिल्कुल, और दिल्ली की 7 सीट पर वोटिंग इस वक्त जारी है। तमाम 7 सीटें अगर हम बात करें 2014, 2019 भाजपा ने तमाम ये सारी 7 सीटों को अपनी झोली में अपने कब्जा जमाया था। इस बार देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 4 जून के लिए भी अब उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। जी, जबकि ओडिशा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ओडिशा की 6 सीट पर जो मतदान है वो चल रहा है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ लोकसभा बल्कि जो विधानसभा के चुनाव है वो भी ओडिशा में चल रहे हैं, उन पर भी जो वोटिंग है वो जारी है। फिलहाल इन 6 सीटों की अगर बात की जाए, और उसके अलावा झारखंड की 4 सीटें जिन पर लगातार जो वोटिंग है वो सुचारू रूप से चल रही है। अलग अलग मुद्दे हैं जनता के जिन पर लगातार वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं आज सुबह 7 बजे से ही। बिल्कुल, खास तौर पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी पर मतदान जारी है, और जो अब तक के चरणों में जिस तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकल कर आई हैं वो बेहद शानदार हैं, सकारात्मक हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार इस 1 सीट पर जिस तरह से मतदान हो रहा है उस पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आएंगी। जी, और खासतौर से अब आपको बता देते हैं जो कुल उम्मीदवार हैं, देखिए उनकी जो संख्या है आज 89 है, और इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवारों की हम बात करें वो उसका आंकड़ा है 54, जबकि हम कांग्रेस की बात करें तो वो आप देख सकते हैं 25, जबकि बीएसपी जो है 54 उम्मीदवार उसके, और अदर्स यानी जो अन्य हैं उसमें करीब 756 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में छठे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला, जिनकी किस्मत का फैसला लगातार मतदाता कर रहे हैं। और इसमें तमाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेताओं की किस्मत का यहाँ पर फैसला हो रहा है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, अगर हम बात करें उसके 2019 के छठे चरण की, जिस तरह से उस वक्त जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 45 भाजपा, 5 एनडीए को खासतौर से इतनी जो 45 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो उसको 5, जबकि जो अन्य हैं उन पे 8 सीटें गई थी 58 सीटों में से। 2019 की जब हम बात करते हैं, हालांकि उस वक्त जो महागठबंधन हुआ करता था, लेकिन अब जो INDA गठबंधन जिसको लोग जान रहे हैं, तो ये किस तरीके से देखिए 2019 में जो नतीजे आए थे, किस तरीके से जो सीटें हैं वो जाती हुई नजर आई थी। अलग अलग जो घटक दल हैं उनमें फिलहाल ये 2019 का आंकड़ा है, लेकिन इस बार क्या आंकड़े जो हैं वो कितना बदल पाते हैं या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और खासतौर से जो VIP कैंडिडेट्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात की जाए तो ओडिशा की संबलपुर सीट से ये चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री, और कहीं ना कहीं हमने देखा था जब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से झोंकते हुए नजर आए थे। साथ ही हरियाणा की गुड़गांव सीट, बिल्कुल, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर हरियाणा गुड़गांव से अपनी दाल ठोक रहे हैं, और इनके साथ इनको कड़ा मुकाबला यहाँ पर दे रहे हैं कांग्रेस से राज बब्बर हैं। तो ये जो वो दिग्गज नाम हैं, दिग्गज लोग हैं, दिग्गज जिनकी सीट का आज फैसला हो रहा है। हरियाणा फरीदाबाद से यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर भी है आज मैदान में, जो किस्मत का फैसला, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए डॉक्टर सुभाष सरकार की, जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की 8 सीटों की, उनमें से ये 1 सीट बांकुड़ा जिसपे डॉक्टर सुभाष सरकार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मेनका गांधी की, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट, हमारी जो संवाददाता बता ही रहे थे किस तरीके से जो माता जी के नाम से मशहूर है मेनका गांधी, और दोबारा यहाँ पर भाजपा ने उन पर विश्वास पूरी तरह से अपना दिखाया है, और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से अपनी ताल ठोक रही हैं बीजेपी की उम्मीदवारी के साथ। और मनोज तिवारी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली से
अपनी किस्मत एक बार फिर यहाँ पर आजमा रहे हैं। इन पर भी भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताया है और एक बार फिर इन्हें मैदान में उतारा। और काफ़ी ये तो जो मुकाबला है रोचक होने की उम्मीद है, दिलचस्प ये सीट है, इस पर भी काफ़ी लोगों की निगाहें हैं। और वहीं अगर बिहार के पूर्वी चंपारण की हम बात करें, राधा मोहन सिंह जो कि कोशिश करेंगे कि 7वीं बार भी जो जीत है वो हासिल कर पाएँ। अभी फिलहाल वर्तमान में भी वो इसी सीट से सांसद हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं और 7वीं बार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इस सीट पर एक तरीके से मजबूत दावेदारी जो है वो राधा मोहन सिंह की हमें नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट से मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लगातार हमने देखा आरोप प्रत्यारोपों के काफ़ी तीखे सवाल चले पूरी कैंपेनिंग के चलते, लेकिन आज जनता ये फैसला करेगी कि वो किसके पक्ष में जा रही है। जी बिल्कुल, और माना जा रहा है कि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए बिहार के शिवहर की तो लवली आनंद, और बिल्कुल आपको यहाँ पर बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त अपनी वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच चुके हैं और ये तस्वीरें हमें सीधे वहाँ से मिल रही हैं। तस्वीरें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए हैं अपना वोट डालने के लिए, तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और जो प्रक्रिया है उसी के तहत वो वहाँ पर वोट करें, अपनी पत्नी के साथ आए हैं और वोट डाल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कतार में लगे हैं, ये एक बड़ा संदेश आता है कि ये एक जो दायित्व वो निभा रहे हैं बतौर आम नागरिक, ये सबका कर्तव्य है। और हमने देखा कि कैसे वो इस कतार का हिस्सा बन जाते हैं और अब वोट डालने के लिए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं बूथ में। तो काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम जो वोटिंग बूथ्स हैं पूरा खास तैयारी की गई है यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से कि जो वोटर्स हैं उन्हें परेशानी ना हो। और सजाया गया है, मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक बूथ्स बनाए गए हैं ताकि जो मतदाता हैं उनको भी थोड़ा उत्साह हो और खुशी हो, आएँ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें और भागीदारी अपनी दें लोकतंत्र के इस पर्व में। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं और मतदान के लिए आप देख सकते हैं अंदर वो पहुंचे हैं। और उससे पहले हमने देखा किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है उसे होते हुए, रूबरू होते हुए और उसके बाद कतार में वो लगते हैं और फिर अंदर पहुंचते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा संदेश देता है कि किस तरीके से, और इसके साथ साथ इस छठे चरण के चुनाव में लगातार जो ऐसे हम कह सकते हैं चर्चित चेहरे हैं वो लगातार हम बता रहे हैं। जो सीटें हैं उसमें अवध बिहारी चौधरी की अगर बात की जाए बिहार के सीवान से, और कहीं ना कहीं अगर जब हम बात करते हैं जेडीयू आरजेडी की, तो ये दो ऐसे दल जिनका बिहार में जब हम कह रहे हैं कि जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा देखने को मिलता है। और सीवान सीट की अगर बात की जाए, ये भी इस पर भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन लगातार वोटर्स ने ये भी संदेश दिया है पिछले चुनावों में भी कि कैसे वो जो परंपरागत राजनीति है उसको तोड़ते हुए, उन तमाम जो रिटन रूल्स को तोड़ते हुए वो किस तरह से एक नई राजनीति के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देख के ये सामने आता है कि लोकतंत्र का ये पर्व है कि तमाम वो चर्चित चेहरे इस वक्त हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं। नवीन जिंदल हरियाणा कुरुक्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। हरियाणा की जो सभी 10 सीटें हैं उन पर आज वोटिंग की जा रही है और कई सीटों पर हम देख रहे हैं काफ़ी रोचक मुकाबला है। बिल्कुल, और खासतौर से अगर बात की जाए अशोक तंवर की, जो कि हरियाणा की सिरसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और ख़ासतौर से अगर बात करें सीट की, तो इससे पहले भी यहाँ के जो जातीय समीकरण है उसको अच्छे ढंग से समझते आए हैं अशोक तंवर। लेकिन इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं इससे पहले, और अब आज भी हमने देखा था उनकी तस्वीरें आई थी, अपना वोट डालने भी वो पहुंचे थे, अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चर्चित चेहरा यानी जो वीआईपी सीट्स हैं, जो दिग्गज नेता हैं इस चुनाव में, उसमें भी, उस श्रेणी में भी हमें नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी है, तो वहीं अनुभवी लोग वो भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हरियाणा रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने पूरे देश में इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें अपनी अस्तित्व को तलाशती हुई यहाँ पर कांग्रेस की दावेदारी यहाँ पर पेश करते नजर आ रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और क्या कुछ जनता उनके पक्ष में देती है वो देखने वाली बात होगी। उड़ीसापुरी से संबित पात्रा चुनावी मैदान में हैं और काफ़ी हमने देखा जिस तरह से इस बार जो कैनवसिंग हुई है, जो लोगों के बीच जाकर इस वक्त नेताओं ने एक कनेक्ट करने का प्रयास किया है, वो देखने वाली।
जनसैलाब यहाँ नज़र आया था जब प्रधानमंत्री पहुँचे थे उनके समर्थन में। रोड शो भी अब वो हमने देखा था और इससे पहले इस तरह की तस्वीरें जाहिर तौर पर नहीं देखी गई थी। और इसके साथ साथ हरियाणा की गुड़गांव सीट, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज बब्बर, क्योंकि राहुल जीत के सामने होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है कांग्रेस के लिए कि जो जितनी सीटें पहले आप सोच कर चल रहे थे, क्या उन पर जो दाव खेला है वो सही होगा या नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये लोकसभा चुनाव 2024 का काफ़ी हद तक उनकी जो तस्वीर है वो साफ करता नजर आएगा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। हरियाणा कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला यहाँ पर मैदान में हैं और कोशिश उनकी तरफ से है मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की। कितने सफल होते हैं वो देखने वाली। नवीन जिंदल इनके सामने होंगे और कहीं ना कहीं उस सीट पर भी सबकी नज़र है, क्योंकि काफ़ी अगर हम देखते हैं ना सिर्फ अभय सिंह चौटाला बल्कि नवीन जिंदल भी काफ़ी अनुभवी अपने आप में। और वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें, नई दिल्ली सीट जो है यहाँ से बांसी स्वराज जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और हमने देखा था कैसे सुबह पहले वो मंदिर गई थी, उसके बाद अपने पिता के साथ पहुँचती हैं मतदान केंद्र में। और कहीं ना कहीं एक लोगों की भी उम्मीद जो है वो जुड़ी हुई है उनके साथ, जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री थी सुषमा स्वराज उनके साथ वो जुड़े रहते थे। चुनावी यात्रा की आगाज कर रही हैं, वो पहली बार मैदान में हैं, पहली बार उनको टिकट मिला है और यहाँ पर वो अपनी वोट करती भी नजर आई। पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर से यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल अपनी दावेदारी पेश करेंगी। और हम बता दें आपको, भृतहारी महताब उड़ीसा कटक से भी एक वो चर्चित चेहरा है जिसकी किस्मत का फैसला आज वोटर्स करें। जी बिल्कुल, और साथ ही जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज सीट से जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से एक मजबूत चुनौती जो है वो लगातार देते नजर आ रहे हैं जो प्रतिद्वंदी हैं वहाँ पर। और खासतौर से जो अगर देखा जाए, इसके साथ साथ धर्मेंद्र यादव की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से सपा से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार है वो सपा का खुतबा जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इनके सामने दिनेश यादव जो हैं वो इनके सामने होंगे और ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प जो है सीट है वो बनती जा रही है। और अब जो दिलचस्प मुकाबले जिनकी लगातार हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये देखिए अभय चौटाला के सामने नवीन जिंदल जो हैं वो अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो दोनों ही नेता हैं काफ़ी हम कह सकते हैं अनुभवी रहे हैं और इस सीट को लेकर फिलहाल जो जनता है वो क्या फैसला करेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राज बब्बर। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर अब तो पुराने कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। काफ़ी अच्छा खासा इनका चुनावी अनुभव हो गया है और यहाँ पर एक बार फिर वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने है भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह। ये भी काफ़ी रोचक मुकाबला है। बिल्कुल, काफ़ी रोचक। और उसके साथ साथ जो जनता है उनको यही लगता है कि जो हमारे स्थानीय नेता हैं उनको तवज्जो दी जाती है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं खासतौर से दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट की, तो यहाँ से मनोज तिवारी जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं और साथ ही कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, तो मनोज तिवारी क्या अपने जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रख पाएंगे, उसे दोहरा पाएंगे और कितनी चुनौती उनको देते नजर आएंगे कन्हैया कुमार, ये देखने वाली बात होगी। बांसुरी स्वराज जो अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रही हैं, उनके सामने है सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती काफ़ी चर्चित नाम है, आपका एक ऐसा नेता जो लगातार सुर्खियों में रहता है। जी बिल्कुल, और अभी तो फिलहाल तो कई नेता सुर्खियों में हैं, खुद जो इनके हम कह सकते हैं मुख्य नेता वो भी। तो ये वो तमाम सीट हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट की भी अगर बात की जाए, धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव जो हैं वो एक दूसरे के सामने होंगे और यही मुकाबला जो है वो माना जा रहा है काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तमाम तरह के समीकरण जो हैं वो यहाँ पर बनते बिगड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जनता क्या फैसला करेगी ये 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, ये वो बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज एक वोट से होगा, यानी कि आपके वोट से। तो अपने अधिकार को, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने घर से बाहर निकलें और छठे चरण के इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। और जनादेश 2024 जारी है, ये महाकवरेज जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री जी, आप लगातार पिछले कुछ दिनों से खान मार्केट गैंग की चर्चा कर रहे हैं। मैं वो बिगड़े हुए हैं ऐसा भी मैं नहीं कहता, उनका एक एजेंडा है और इस परिवार के ये सब दरबारी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो मुस्लिम को देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली का शाही परिवार तो ये तो OBC के दुश्मन तो रही है, अब OBC आ गया, OBC को आरक्षण मिल गया, अब क्या किया, उसमें से लूट करो और कर्नाटक मॉडल डेवलप किया कि मुसलमान जातियों को ही OBC घोषित कर दो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024, लेकिन ठीक 10 बजे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है DD न्यूज़ के साथ। जो हमारे वरिष्ठ फिलहाल उपराष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इतनी संख्या में लोग मत करते हैं, मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो बिल्कुल हमारा जीवंत लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मिसाल है और इसी मिसाल की, इसी की झलक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से, जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं कैसे एक हमारे देश का आम जन, खासकर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहा है। और लगातार जनादेश 2024 की हमारी ये खास कवरेज जारी है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ऋषि जुड़ चुके हैं अनंतनाग से, तो वही असीम मिश्रा भी हैं और साथ ही तपस भट्टाचार्य भी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर ऋषि का। ऋषि, जम्मू कश्मीर से अब तक जितने चरणों में तस्वीरें आई हैं वो बेहद अच्छी और काफ़ी सकारात्मक तस्वीरें थी। अनंतनाग रजौरी से यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब बदली हुई है। परिसीमन से पहले जो उनकी होल्ड था वो कहीं ना कहीं अब उस पर एक चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त चुनाव के छठे चरण में इस वक्त जो सियासी तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ वोटर्स का उत्साह कैसा है? क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे हमें? देखिए, जहाँ तक अनंतनाग राजौरी इस सीट की बात करें तो परिसीमन के बाद पहली बार यहाँ पर इस कंडीशन में चुनाव हो रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर PDP का किसी ज़माने में होल्ड हुआ करता था जब ये अनंतनाग के नाम से सीट होती थी। इसमें बेसिकली अब जो 2 इलाके और जुड़े हैं और एक इलाका इसमें से कम हुआ है, तो उस वजह से यहाँ परिस्थितियाँ बदली हैं, डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो समुदाय हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन करने वाले, उनकी जो डेमोग्राफी है उसमें भी बदलाव आए हैं। उस लिहाज से यहाँ पर इस बार PDP की तरफ से महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन जैसे कि हम देखें तो NC की तरफ से मियां अल्ताफ हैं, तो अपनी पार्टी की तरफ से जफर इकबाल भी चुनावी मैदान में हैं। जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है, आज का जो चुनाव है, जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहा है। यानी कि इसमें जम्मू का भी इलाका है और कश्मीर का भी इलाका है। और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां भी पैदा हुई, जैसे जो पहाड़ी कैडर है, जो इलाके के जो लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिला, तो वो एक नया समीकरण पैदा करता है। दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती का जो इलाका था, उसमें जब वो पुलवामा का जो इलाका इसमें जुड़ा हुआ था, वो जब इससे अलग हुआ तो उनकी ताकत कुछ कमज़ोर हुई। हालांकि अगर हम बात करें कि अनंतनाग के ज़िले की, तो चूंकि इस पूरी के पूरी लोकसभा क्षेत्र में 5 ज़िले के लोग मतदान करेंगे, तो इसमें अनंतनाग में ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की स्थानीय भी हैं और इस वजह से उनका जो जनता के ऊपर जो पकड़ है वो काफ़ी दिखाई भी देती है जी। लेकिन अगर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र को अगर इसमें आकलन में देखें तो निश्चित तौर से मुकाबला त्रिकोणीय है। और जो लोग हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि लोग, मैंने देखा कि कश्मीर के अंदर जो फिजा है वो पूरी तरीके से बदली हुई है। लोग अपने वोट डालने को लेकर आतुर हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें हर हालत में वोट डालना है। और जो सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि वो इस लोकतंत्र के पर्व में
और ये सुनिश्चित करें कि कश्मीर भी बाकी के इलाकों में परसेंटेज के मामले में कम नहीं है। और हमने पहले की 4 जो चरण में चुनाव हुए हैं, जी ऋषि, बिल्कुल, उसमें भी हमने देखा था कि कश्मीर के लोगों ने खास तौर से बढ़ चढ़कर भागीदारी की और मतदान एक नजीर जो है वो पेश की थी। चुनाव आयोग ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा को लेकर। जी बिल्कुल, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बाकी राज्य हैं उनके लिए भी एक मिसाल पेश की जम्मू कश्मीर ने कि कैसे हमें अपने जो मताधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो उन्होंने भी अपना अब से कुछ देर पहले वोट डाला था। उस वक्त की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं जब वो पहुंची थी मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वोट डालने की पूरी प्रक्रिया है उससे मुखातिब हुई और उसके बाद अपने हस्ताक्षर करके आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आई। तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पहुंची थी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए, और साथ ही साथ जो तमाम नागरिक हैं देश के, जो मतदाता हैं, उनको एक संदेश देने के लिए भी कि एक एक वोट जो है वो कितना ज़रूरी है, कितना मायने वो रखता है। और जब राष्ट्रहित की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो ये एक ऐसा अधिकार जिसका हर जो मतदाता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो वोट डाले। और अभी की अगर बात की जाए, करीब 2.5 घंटे का जो समय है वो हो चुका है। लोग अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महिला राष्ट्रपति के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में ये देश के तमाम लोगों को काफ़ी प्रेरित करती हैं और आज काफ़ी जागरूक भी करती हैं, काफ़ी जागरूक करती हैं, प्रेरित करती हैं। और एक I'm a प्राउड वोटर के साथ उन्होंने अपनी स्याही लगी जब उंगली दिखाई, यकीनन काफ़ी सशक्त संदेश यहाँ पर देश भर। और ऐसी तस्वीरें हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों पर लगातार दिखा रहे हैं। और झारखंड से हमारे जो संवाददाता हैं दिवाकर, वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले असीम, आपके पास में आना चाहूँगा। अगर हम ओडिशा की बात करते हैं तो ना सिर्फ लोकसभा बल्कि इसके साथ साथ जो विधानसभा के लिए भी वहाँ पे लगातार जो मतदाता हैं अब वो वोट डाल रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं वहाँ? तस्वीरें दिखाएं सबसे पहले। मैं इस वक्त भुवनेश्वर में मौजूद हूँ मुकुल, और हमारे पीछे आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पे 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से पोलिंग यहाँ पे शुरू हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में इन दिनों जो दिन का तापमान होता है वो 40, 42, 43 इसके आसपास रहता है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बावजूद इसके लोग यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में। मैं जब सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा था तो काफ़ी लंबी कतार थी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी वो अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर लें। हालांकि इस वक्त भी आप देख सकते हैं लोगों को, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक तस्वीर देखी जिसमें कि एक महिला अपने छोटे से गोद में लिए हुए बच्चे को वो आई थी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि कैसे हमारी जो मातृशक्ति हैं वो आ रही हैं, और तमाम जो काम धाम हैं उनको बाद में, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना कि पहले मताधिकार और फिर उसके बाद जलपान, मतदान और फिर जलपान। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं जिस महिला की बात कर रहा था वो यहाँ पे वो मौजूद हैं, वो अपने छोटे से बच्चे के साथ वो यहाँ पे मतदान केंद्र में मौजूद है। तो ये एक तस्वीर है, लगातार लोग यहाँ पे आ रहे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जो शेड है उसकी व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, तमाम चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। लेकिन चूंकि आपने भुवनेश्वर और उड़ीसा की बात की, तो उड़ीसा में आज की तारीख में यहाँ पे आपने जैसा कहा कि लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। तो लोकसभा की बात की जाए तो आज यहाँ पे 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं लोकसभा की। वैसे तो ये 6ठा चरण है लोकसभा के लिहाज से, लेकिन उड़ीसा की बात की जाए तो ये यहाँ 3रा चरण है, और आखिरी चरण में, 4थे चरण में यहाँ पे लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। जो मुकाबला, अगर मैं चूंकि विधानसभा पे भी चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो मैं इस वक्त भुवनेश्वर में हूँ, और भुवनेश्वर जो है मुकुल, वो अपराजिता सारंगी पिछली बार यहाँ से चुन के गई थी, बीजेपी की वो सांसद है, और इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, और उनका जो मुकाबला है वो बीजेडी और कांग्रेस के साथ है। कहने के लिए तो मुकुल यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है,
सीधे तौर पर फाइट जो है वो देखा जा रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच। वो इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में जब अपराजिता सारंगी जीती थी तो जीत का जो मार्जिन था वो बहुत ही कम रह गया था। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में जो पूर्व कमिश्नर थे अरूप पटनायक वो चुनावी मैदान में थे 2019 के चुनाव में, तो जीत का जो फासला तो बहुत ही कम था। इसलिए कार्रवाई काफी टफ फाइट होगा इस बार भुवनेश्वर में। बिल्कुल ऐसे ही हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन यहाँ पर रुक लेते हैं। राजधानी दिल्ली का तापस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। जी तापस, आप बताएं क्या कुछ अपडेट इस वक्त आ रहा है चुनावी उत्साह को लेकर, मतदाताओं का किस तरह से राजधानी दिल्ली पर जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जय और मुगल कि ये इस वक्त 9:30 बज चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जो फर्स्ट जो लिस्ट आती है कि कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो आ चुका है। 8.94% है एनसीटी दिल्ली का जो है, तो करीब 9% करीब रहा है। सबसे अभी तक का कम में है उड़ीसा, इसके बाद है 7.43 है। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूँ, दिल्ली में इस वक्त मैं हूँ न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक पोलिंग स्टेशन में। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो अभी तक का रहा है वो है 7.04%, क्योंकि सुबह का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग कम आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने देखा जो उत्साह है सबसे ज़्यादा वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स में, जो एज सीनियर सिटीजन है उनकी में, वो ही हमें सुबह सुबह देखने को मिला। एक पोलिंग स्टेशन है, ये एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे गर्मी है तो इसलिए बाहर लोगों को नहीं रुकवा रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। अंदर जाएंगे तो अंदर वहाँ पे अपना पोलिंग स्टेशन उनका अलग अलग पोलिंग बूथ बना रखा है और वो अलग उनके लिए तैयार किया गया। लेकिन ये एक जगह है गर्मी से बचाने के लिए पंखा कूलर ये सब लगा के रखा गया। बिल्कुल कोशिश यही है गर्मी में दिक्कत ना हो, जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। और फिलहाल तपस हमें बता रहे थे कि जो तपिश है वो किस तरीके से बनी हुई है और उसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आइए रुक कर लेंगे दिवाकर का भी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं झारखंड को लेकर, 4 सीटें जो हैं यहाँ पर, वो कैसे उनको अहम हम मान सकते हैं, जो उन पर अब वोटिंग जो चल रही है, किस तरह का सूरत हाल वहाँ? देखिए निश्चित तौर पर झारखंड की तस्वीरें बहुत ही उत्साहजनक है और लगातार जो एक जोश है वो मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और झारखंड के जो शुरुआती 2.5 घंटे के आंकड़े आए हैं वो काफी उत्साहजनक है। आपने वोट किया? तो देखिए किस तरह से बुजुर्गों में एक उत्साह है, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 80 ईयर्स ओल्ड हूँ। 80 ईयर्स ओल्ड है। देखिए इन लोगों में एक तस्वीर, ये देखिए झारखंड की ये खूबसूरत तस्वीर है कि किस तरीके से बुजुर्गों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनमें जितना जोश होना चाहिए वो जोश लगातार झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी उत्साह। क्या सोच के वोट किया आपने? बस हमारे देश की प्रगति, देश की प्रगति के लिए। क्या देश की उत्थान हो, देश की प्रगति हो, देश की प्रगति, देश की प्रगति, देश का ये महापर्व है आज। तो देश का महापर्व। बिल्कुल दिवाकर, आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि पहुंचे हैं मतदान के लिए और वहाँ पर बातचीत भी थोड़ी करते हुए तमाम वोटर्स इस वक्त कतार लगा के अपना वोट डाल रहे हैं और यहाँ पर अपने बीच बिल्कुल जो है जो राष्ट्रपति को पाकर वो भी उत्साहित, जो आम मतदाता हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब यहाँ कोई किसी तरह का जो अंतर है वो नहीं है, हम सभी मतदाता हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हैं। और उसकी बारी लगातार हमें नज़र आती है जब जो खास मतदाता जिन्हें हम कह रहे हैं वो भी उन्हीं कतारों में शामिल होकर आगे बढ़ते हैं। तो और काफ़ी उत्साहजनक तस्वीरें हम देख सकते हैं। ये वो वरिष्ठ नागरिक हैं जो यहाँ पर पूरे देश को लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उम्र कोई बात नहीं है, आप देश की प्रगति के लिए, आप अपने लोकतंत्र के इस पर्व में जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि हर एक वोट है बेहद ज़रूरी। जी बिल्कुल। और इससे पहले जो मतदाता झारखंड के थे वो हम उनको सुन भी रहे थे, देश की प्रगति को ध्यान में रखते उन्होंने वोट किया। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ जो पोलिंग स्टाफ है उनसे मुखातिब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए चेहरे, यही तो खुशी है और ये उत्साह है इस पर्व का, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का, अपना वोट डालने का।
क्योंकि 5 साल में एक ही बार आपको ये मौका मिलता है कि लोकसभा के चुनावों में आप आएँ और अपना वोट दें। तमाम तरह के इस बार मुद्दे हैं जो लोगों के मन में हावी हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी संख्या में वोटर्स निकल रहे हैं और इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यहाँ महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। हर वोटर के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से हम देख सकते हैं कि हमारे देश के सबसे दुर्गम इलाकों तक पोलिंग बूथ्स पहुंचाए गए हैं और पूरी कोशिश है कि हर एक वोट यहाँ पर काउंट हो और हर एक वोट है बेहद ज़रूरी। बिल्कुल, हर एक वोट बेहद ज़रूरी और हर एक मतदाता जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसी के लिए एक संदेश जो है वो हमें नज़र आता है जब जो ना सिर्फ दिग्गज चेहरे हैं बल्कि यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस तरीके से पहुँचे हैं मतदान के लिए और जो वो पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ उसका बखूबी पालन करते हुए और उसके बाद आगे की तरफ वो बढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मतदान है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो संदेश जाता है। लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें अब मतदान के लिए वो आके यहाँ जा रहे हैं जहाँ अपना वोट डालेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो पहुँचे हैं इस बूथ पर, इस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, मदन मोहन झेड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है, हम देख रहे हैं रामो खास अपील कर रहे हैं और काफ़ी जागरूकता अभियान चलाए गए। कितना आपको लगता है कि वो असर दिख रहा है वोटर्स के बीच इस इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी के बीच जो वोटिंग परसेंटेज की बढ़ने की हम बात कर रहे हैं? अगर हम देखें तो तीसरे चरण के बाद लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है और 60 और हर चरण में हम देख रहे हैं थोड़ा बढ़ रहा है, मतदान का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी अपीलें की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भी अपील की थी जब उन्होंने मतदान किया था, इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं सब मतदान से पहले ही अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी हद तक उसका असर हो रहा है और ये इस चरण में भी नज़र आएगा और जो इसका अगला चरण है उसमें भी नज़र आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़र आएगा उन तमाम कोशिशों का और प्रयासों का असर, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, और इसी उम्मीद को जब हम कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, जो उत्साह है, इसको कैसे जो जनता जनार्दन है वो एक उत्साह के रूप में मनाती हुई नजर आती है। और वहीं राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू में जो मतदान है वो किया। साथ ही साथ इस दौरान उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी मौजूद रहीं और मतदान के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने आम जनता से भारी संख्या में मतदान करने और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि पहुंचे थे साउथ एवेन्यू में इस मतदान केंद्र पर अपनी धर्मपत्नी के साथ, और साथ ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो लोकतंत्र का ये पर्व जो हम देख सकते हैं खासी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपना वोट डालने पहुँचे। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है वोटिंग बूथ्स को, मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और हर उम्र के वोटर के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो आई एम अ प्राउड वोटर। और बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मतदान केंद्र 66 गीता निकेतन विद्या मंदिर पर वोट डाला। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे अपना वोट डालते हुए बीजेपी नेता नवीन जिंदल। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता की अगर हम बात करें, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, वो पहुंचे थे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज अपना वोट कास्ट करते हुए। और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में अपने परिवार सहित वोट डाला।
इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और सभी हरियाणा वासी से अवश्य उन्होंने मतदान करने के लिए कहा। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो लगातार ऐसे जो चर्चित चेहरे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं वो डालते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जो कि पहुंचे थे मतदान केंद्र पर, और उसके बाद जो सेल्फी पॉइंट है वहां भी वो नजर आए। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपना वोट डाला। उन्होंने राजौरी के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो छठे चरण का यहाँ पर मतदान जारी है और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मीराया ने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवा वोटर्स भी इस वक्त बढ़ी चढ़कर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और न्यायमूर्ति संजय सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। तो लोकसभा चुनाव 2024 छठे चरण का मतदान जारी है। तो एक लगातार आपसे अपील की जा रही है कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें। और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि ठीक 10 बजे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष साक्षात्कार सिर्फ डीडी न्यूज के साथ। बिल्कुल, और अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो जल्दी से जाइए क्योंकि 10 बजे ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री का वो साक्षात्कार आप देख पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? चुनाव की जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। तो बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। बिल्कुल नेता ही पहले आने चाहिए। इस चुनाव में क्या जनता के मन में ये मुद्दा उठता है कि उनको एक स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए? अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर चर्चा क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री, एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024, जहां लगातार आपको हम बता रहे हैं छठे चरण के लिए किस तरीके से 58 सीटों पर जो मतदान है वो चल रहा है। हर आमो खास जो है वो बतौर मतदाता अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसमें बेहद खास सीट है अनंतनाग राजौरी की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस वक्त मतदान जारी है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने बिजबेहरा इलाके में एक मतदान केंद्र पर हो रहे मतदान का जायजा लिया। इस समय हम मौजूद हैं अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं घरों से निकलकर मतदान के लिए बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो इलाका है पंजपुरा गांव है और बिजबेहरा जो इलाके के अंदर आता है और अनंतनाग जिला है। इसमें हमने सुबह से ही देखा है कि जो मतदाता हैं उनके बीच में एक उत्साह है कि सुबह सुबह जाकर वोट डाला जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो हम देख रहे हैं कि पुरुषों की तादाद ज़्यादा है, हालांकि महिलाओं की भी संख्या है और वो भी यहाँ पर हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो सुबह सुबह वोट डालने के लिए क्यों आए हैं, कितना फ़ायदा होता है। वोट डालने से फ़ायदा है। अगर वोट नहीं डालेंगे तो हम अपना जो कैंडिडेट है वो चुनेंगे, किसको वोट डालना है, वो हमारे काम करेंगे, हमें तरक्की हो जाएगी उसके लिए।
इसलिए वोट जरूरी है डालना। महिलाओं की संख्या यहाँ अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन वोट को लेकर जो जागरूकता है वो इस बात से दिखती है कि वो सुबह सुबह यहाँ पर वोट डालने के लिए आ गए हैं। देखना होगा कि जिस तरीके से दिन चढ़ता है उस हिसाब से मतदान का जो प्रतिशत है वो क्या रहता है, लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर में जो मतदान चल रहा है उस मतदान के महत्व को यहाँ के लोग समझ रहे हैं और अपनी नुमाइंदगी तय करने के लिए आज लाइनों में कतारों में खड़े हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अनंतनाग। तो आपका वोट आपकी आवाज़ है और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे थे, बेहद सकारात्मक तस्वीरें, और वहाँ की जो कतारें लग रही हैं वोटर्स की, वाकई हम सभी को प्रेरित कर रही है। बिल्कुल, इसलिए लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, जाइए और वोट डाल के आइए। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो बिल्कुल छठे चरण का मतदान इस वक्त जारी है जनादेश 2024 में। हमारे संवाददाताओं के साथ साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त छठे चरण के लिए मतदान यहाँ पर जारी है, आपको लगता है कि अब जिस तरह से शुरुआत हुई थी, जो मुद्दे उस समय हावी थे, मुद्दे भी अब थोड़े बदल गए हैं, उनमें मुद्दों में बदलाव हुआ है छठे चरण तक आते आते? देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। क्षेत्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन जनता, जैसा आपने भी दिखाया, संवाददाताओं ने भी लोगों से बात करी, जो लोग हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर बात करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा कैसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, एयरपोर्ट्स कैसे बनेंगे, हाईवेज कैसे बनेंगे, ये सारी चिंताएं मूल बात है। निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका स्थान थोड़ा सा नीचे होता है, और विपक्ष और पक्ष के जो भी नेता हैं वो चुनाव प्रचार में अपनी इन बातों को रखते हैं। सारी बातें जनता के समक्ष होती है और जनता उन पर निर्णय लेती है, लेकिन तमाम पीछे के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं वो ये बताते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे बराबर हावी रहते हैं। कई एक बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ है, लोकसभा में एक पार्टी जीत गई है, विधानसभा में उसकी दूसरी पार्टी जीत गई है। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्थानीय मुद्दों पर जनता की राय कुछ और है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता की राय कुछ और है। तो मुझे लगता है इस बार भी शायद यही होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो मुद्दे हैं किस तरीके से बदलते हैं या उनमें जनता की क्या राय रहती है, इस पर यहाँ मदन मोहन जी आपकी भी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दे लगातार शायद बदल रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं अब देश हित, राष्ट्र हित की बात करती है, और उसी को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि मतदान के लिए अपने घरों से निकल रही है। निश्चित रूप से, जैसे आपने पहले भी, हम लगातार प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, तो ये भी बात आई थी कि जैसे यूपी में एक बहुत ज़्यादा एक जाति संरचना है, वो जाति इंजीनियरिंग वहाँ पर होती है, लेकिन इसी मैं ये कहना चाह रहा था, उस समय मैं बीच में टोकना चाह रहा था कि जब से 2014 से और 2019 के हम अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो जो जातीय मुद्दे हैं वो सेकेंडरी हो गए। जो पहला मुद्दा ये हुआ कि लीडर कौन है और उसका पिछले 5 साल का या 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, वो क्या कर सकते हैं, पार्टी की पॉलिसी क्या है। तो लोकसभा चुनाव सारा इस पर केंद्रित हो गया है कि लोकसभा चुनाव में अब जातीय मुद्दे और ये एकदम जो क्षेत्रीय मुद्दे ये गायब हो गए। यानी जो दल इनको भुनाने की कोशिश करते थे वो उनका असर अब नहीं होगा। उनका असर बहुत कम हो गया, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गया। और जो बहुतायत में जो वोटिंग हो रही है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रही है, वो देश को कैसे आगे ले जाना है, किस प्रकार ले जाना है, कौन ले जा सकता है, इन मुद्दों पर ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। और प्रोफेसर सिंह, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर आधी आबादी की भूमिका की बात हो रही है, कई जगह पर आधी आबादी निर्णायक भूमिका में है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स पर इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज का खासा जोर रहा, और इस फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवा वोटर्स, महिला वोटर्स, इनके बीच में 2019 के बाद एक नया वर्ग निकल कर आया है, वो है लाभार्थी वर्ग, जो कि काफ़ी निर्णायक साबित हुआ है इन चुनावों में। किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम सबको सैल्यूट करना चाहिए कश्मीर के लोगों को कि सारे पीछे वाले इतिहास को तोड़ रहे हैं। जी। रही महिला की बात, तो मुझे लगता है महिला वोटर लाभार्थी के अतिरिक्त भी
एक मुद्दे पर बात करती हैं और एक जागरूक मुद्दे पर वोटर वोट के तौर करती हैं, और वो मुद्दा सुरक्षा की है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बहुत ही समीचीन है कि आप बात करेंगे महिलाओं से, सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 6 से 8% महिला पुरुषों से ज्यादा मतदान करी है, तो वो मत किधर जाएगा, ये कुछ संकेत तो आप इन चीजों से ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी अब महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बल्कि वो कहें सेंट्रल मुद्दा है महिला सुरक्षा। संदेश खाली पश्चिम बंगाल के पूरे प्रदेश के चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने जा रहा है। रही फर्स्ट टाइम मतदाता की बात, तो उनमें निश्चित तौर पर उत्साह बहुत ज्यादा होता है, युवा होते हैं, उनमें उन्माद होता है, देश के लिए तत्परता होती है, तो वो भी बहुत ही मजबूती से आगे आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो भी लगातार अपना मतदान का इस्तेमाल कर रही हैं। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं आप सांसद स्वाति मालीवाल, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना मतदान करने के लिए पहुंची इस बूथ पर अब से कुछ देर पहले। बिल्कुल मदन मोहन जयरा जी, हम यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हाल ही में जो मुद्दा दिल्ली में निकल कर आया, आपको लगता है कि वो कितना प्रभावित करवाएगा दिल्ली की राजनीति को? देखो, अगर महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा है तो वो हम उसे लोकल मुद्दा नहीं मानते हैं। कोई घटना दिल्ली की हो, पश्चिम बंगाल की हो या किसी भी प्रदेश की हो, अगर कोई महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो एक स्थानीय घटना बिल्कुल नहीं है। तो वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, वो हमेशा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना अगर महिलाओं के साथ होती है तो वो चुनाव में असर डालेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर स्वाति मालीवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपना वोट करने वो पहुंची। और इसके साथ साथ बबीता फोगाट जो हैं वो भी पहुंची अपना मस्त का इस्तेमाल करने के लिए। रेसलर हैं बबीता फोगाट, जो पहुंची थी मतदान करने के लिए। और लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी सुखद तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक से दूसरे को देख के ज़्यादा वो जागरूक होते हैं, प्रभावित होते हैं कि अब लगता है हमें भी मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे चलते चलते। जम्मू कश्मीर की आपने बात की, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही। श्रीनगर की हमने देखा कि वहाँ पर रिकॉर्ड परसेंटेज में वोटिंग हुई है। आज अनंतनाग राजौरी में भी बिल्कुल तस्वीरें सामने निकल कर आई। बिल्कुल, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं हम उम्मीद यही करेंगे ऐसे ही मतदान प्रतिशत बढ़ता रहे। फिलहाल हमारे जो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो जनादेश 2024 के इस स्पेशल अंक में फिलहाल इतना ही। छठे चरण का मतदान जारी है, हर एक वोट बेहद ज़रूरी है और आपका वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर इसी अपील के साथ आप जाइए, पहले वोट कीजिए और फिर कोई और काम कीजिए। बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद देखना ना भूलें प्रधानमंत्री का वो खास साक्षात्कार जो उन्होंने डीडी न्यूज़ को दिया है, अब से कुछ देर बाद ठीक 10 बजे। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MD